बहुत बहुत बधाई अर्पित जी आपको 136 रैंक लाने के लिए। और प्रॉपर आईएएस यूपी की गलियों से होकर के किस तरह से व्यक्ति आईएएस बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी साहित्य में पूरे भारतवर्ष में सर्वोच्च अंक 289 अंक आपने प्राप्त किया है, इसके लिए और भी बधाई। और इसी के साथ साथ निबंध में भी 129 अंक, 129 अंक, शानदार हैंडराइटिंग। तो अर्पित जी की बहुत सारी खासियत है जिसमें इन्होंने बहुत बेहतर प्रबंधन के साथ आईएएस का एग्जाम पास किया है। समय का प्रबंधन, हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर अर्पित जी की। और इंटरव्यू में भी 171 अंक, शानदार अंक प्राप्त किया। और इसके पहले इन्होंने ही बताया था कि संवाद आईएएस से सुषमा सागर जी ने पिछले वर्ष 282 अंक ला करके इंडियन पुलिस सेवा, यानी हम लोग संवाद आईएएस में हिंदी साहित्य में प्रत्येक वर्ष सर्वोच्च अंक देते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ अर्पित जी को एक छोटी सी कहानी के साथ, एक बार की घटना है कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए हुए थे और जब जीत चुके हैं महाभारत का युद्ध तो अर्जुन, कृष्ण और सब कोई आते हैं भीष्म पितामह से मिलने के लिए। और जब मिलते हैं भीष्म पितामह से तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि आशीर्वाद ले लीजिए आप भीष्म पितामह जी से। और युधिष्ठिर को भी कहा कि किस तरह से राजपाट चलाया जाता है भीष्म पितामह जी से लीजिए कुछ टिप्स। इतना सुनने के बाद भीष्म पितामह जी की आंखों से आंसू आने लगे। सबको ही आश्चर्य में, ऐसा क्यों हुआ? तो पूछा श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह जी से कि आपकी आंखों में आंसू? भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन के सामने, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण जैसा गुरु हो, श्री कृष्ण जैसा सारथी हो, श्री कृष्ण जैसा मित्र हो, अगर ऐसे मित्र, गुरु और सारथी के साथ पूरी टीम को इतने सारे कष्ट हो सकते हैं तो भला और किसके साथ होंगे? कृष्ण ने कहा कि निश्चित रूप से कष्टों का निवारण हम लोग नहीं कर सकते, कष्ट होंगे ही। केवल इतना होता है कि अगर अच्छा मित्र, अच्छा मार्गदर्शक अगर होता है तो कष्टों से निकलने में काफ़ी सुविधा होती है और बहुत बेहतर तरीके से हम अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो अर्पित जी के सामने भी बहुत सारी कष्ट आए होंगे, बहुत सारी समस्याएं आई होंगी और मैं इसका साक्षात हूँ। मैं जानता हूँ कि किस तरह से और कितना पेशेंस के साथ इन्होंने टेस्ट दिया था 2022-23 और फिर उसके बाद लगातार 2 वर्ष सारे टेस्ट लिखना, कई बार तो अकेले लिखना। और कई बार हम लोग काट देते थे कि ये इसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन बहुत ही पेशेंस, धैर्य के साथ, संयम के साथ, समय का प्रबंधन करते हुए तो अर्पित जी को ये अपने मेहनत से, अपने कठोर परिश्रम से, यानी कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का। सफलता सदैव बहुत कुछ मांगती है, त्याग मांगती है। उसी त्याग के प्रतीक हैं हमारे अर्पित जी। बहुत बहुत शुभकामना आपको अर्पित जी, शानदार। सर ने मेरे बारे में बहुत अधिक तारीफ कर दी। इतना भी कुछ विशेष नहीं था। मेरा नाम अर्पित कुमार है और इस बार की सिविल सर्विसेज एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 136 आई है। मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी अर्ली एजुकेशन चित्रकूट से ही हुई है एंड मेरे 10th में 89% एंड 12th में 87% थे। 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में किया है। बट मेरा यूपीएससी में ऑप्शन हिंदी साहित्य था। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं ऑप्ट किया और हिंदी साहित्य का चयन क्यों किया, उसकी दो रीजन थे। पहला, मेरी जो हिंदी की लैंग्वेज थी वो बहुत अच्छी थी। अगर मुझे कुछ ही पॉइंट्स पता है तो मैं अपनी लैंग्वेज की वजह से एक बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकता था। दूसरा, जैसा कि सर ने आपको बताया कि जो मेरी हैंड राइटिंग थी वह औसत से अच्छी थी, तो मुझे उसका एडवांटेज मिल जाता था कि मेरी कॉपी अलग दिखती थी। तो इन दोनों वजहों से मैंने हिंदी साहित्य का चयन किया। यूपीएससी की तैयारी मैं 2021 से कर रहा हूँ। तो लगभग मई जून 2021 से मैंने तैयारी प्रारंभ की थी और 2022 मेरा पहला अटेम्प्ट था जहां मैं सी सेट फेल हुआ था। और सी सेट फेल होने के बाद मैं संवाद आईएएस में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता हूँ और मैंने लगभग पूरे साल टेस्ट सीरीज दी। और जैसा कि सर ने कहा कि लगभग मैं अकेले टेस्ट बैठ के देता था और वो एक अलग चैलेंज होता था। और हिंदी साहित्य ही एक ऐसा
सब्जेक्ट रहा है यूपीएससी की तैयारी में मेरा, जहाँ मुझको चैलेंज फेस करने पड़े हैं। क्योंकि मेरा ऐसे जीएस सब अच्छे थे, वहाँ मैं टेस्ट लिखता था तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, बट हिंदी साहित्य में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे और मैं डिमोटिवेट होता था कि जब मार्क्स यहाँ नहीं आ रहे हैं तो वहाँ कैसे आएंगे। लेकिन जैसे कि मतलब सर ने बोला कि मैंने पेशेंस रखा और मैंने अपने हर टेस्ट से सीखा। लाइक कि अगर मेरे टेस्ट नंबर 6 में 100 नंबर आ रहे हैं तो मैं प्रयास करता था कि टेस्ट नंबर 7 में मेरे 110 नंबर तो आ ही जाएं। जब आप हर टेस्ट से सीखते हो, जो आपकी पुरानी गलतियां थी आप उनको मतलब रिपीट नहीं करते हो, तब आप प्रोग्रेस करते हो। और वही मेरे साथ हुआ। मैंने 2022 में भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और जब मेरा इस बार का प्रीलिम्स निकल गया तब भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और लगभग मैंने सारे टेस्ट यहाँ लिखे हुए हैं। और जैसे सर ने कहा कि मेरे हिंदी साहित्य में अच्छे मार्क्स हैं, 289 मार्क्स हैं, तो ये कैसे आए हैं इसका मेरे पास फुल प्रूफ है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने ट्राई की थी जो आप कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे, अगर ना लगे तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, जो भी पीडीएफ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना ही है, बट आपको उनके शॉर्ट नोट्स बनाना है। लाइक आपने भक्ति काल पढ़ा तो कबीर पर, जयसी पर, तुलसी पर, सूरदास पर आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि आप उनको कम समय में रिवाइज कर सकें और आपके मन में याद रहे। साथ ही जब आप नोट्स बना रहे हैं तो एग्जाम्पल्स पक्का याद रखें। और जब तक आप एग्जाम्पल्स कोट नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर में कुछ वैलिडिटी नहीं आएगी और आपको इवैल्यूएटर मार्क्स नहीं देगा। हो सके तो अपने जो पॉइंट्स हैं उनको नीले पेन से लिखिए और जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें काले पेन से लिखिए। जब मैं टेस्ट लिखता था तब चूंकि मेरा हिंदी साहित्य कोई बैकग्राउंड नहीं था और इतनी अच्छी मेरी साहित्यिक समझ भी नहीं थी, तो जैसे असाध्य वीणा हो या ब्रह्म राक्षस हो, इनको पढ़ने में मुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन सर के साथ एक अच्छी बात यह थी कि वो स्वयं अपनी कॉपी चेक करते हैं। मतलब अगर आप टेस्ट लिखोगे तो सर के माध्यम से ही कॉपी चेक होगी, तो मैं उनसे मिल करके जो भी मुझे डाउट्स होते थे या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरे अंदर नहीं आती थी वो मैं समझता था। तो इसमें सर का भी एक विशेष योगदान है। और अगर मैं अपने निबंध के मार्क्स की बात करूं तो मेरे ऐसे में इस बार 129 मार्क्स आए हैं, जो कि आई थिंक अच्छे मार्क्स हैं। ऐसे में मैंने क्या किया, जो आप कर सकते हैं, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं आपको प्रयास करना है कि आपने कुछ भी पढ़ा है तो वो आपके ऐसे में आना चाहिए। अगर आपने सत्य के साथ मेरी प्रयोग ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, आपने कोई भी अच्छी बुक पढ़ी है, तो जो वहाँ के अच्छे कोट्स हैं, जो आपके पास वहाँ से एक स्टोरी मिल रही है, आपको अपने ऐसे में शामिल करना है। आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई आपको एक अच्छा एक इवेंट दिखता हुआ नजर आया जो आप अपने ऐसे में डाल सकते हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि आपके ऐसे में वो सारे इवेंट्स आएँ। दूसरी बात, अगर मैं खुद अपना ऐसे चेक कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को तभी मार्क्स दूंगा जब मैं ऐसे की पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पढ़ता रहूं और बीच में न रुकूं। तो आपको प्रयास करना है कि जो आपकी लैंग्वेज में फ्लो हो वो बहुत अच्छा हो, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला इंसान है वो बीच में न रुके। अगर आपकी कॉपी पढ़ने वाला इंसान बीच में रुक गया आपके ऐसे में, तो बिलीव मी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लैंग्वेज का ध्यान रखना है ऐसे में, उसमें फ्लो होनी चाहिए, जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वह नहीं होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, ऐसे का टॉपिक भले ही कितना निगेटिव हो, आपको ऐसे निगेटिव खत्म नहीं करना। जैसे हमारे यहाँ ना सुखांत नाटकों की एक परंपरा रही है कि अंतिम में सब अच्छा हो जाता है, बॉलीवुड की मूवीज में अंतिम में सब अच्छा हो जाएगा। तो आपको भी प्रयास करना है कि जब आपका ऐसे के लास्ट के 2 पेज जाएं तो वहां पे आप उसको वीर रस में या शांत रस में खत्म करेंगे। आप ऐसे को निगेटिव मोड में खत्म नहीं कर सकते हैं। जब आप इवेल्युएटर को अच्छा फील कराएंगे तभी आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। हिंदी साहित्य में मैंने ये पाया है 2 सालों में कि 250 260 मार्क्स आ जाते हैं जब आप थोड़ी मेहनत करते हैं, बट 260 के ऊपर मार्क्स नहीं आते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं जितनी प्रैक्टिस आवश्यक होती है। हम सिर्फ पीवाईक्यूज देखते रहते हैं, बट अगर आप पीवाईक्यूज बस देखते रहेंगे और नए क्वेश्चंस पे आंसर नहीं लिखेंगे तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी नहीं आएगी। जब तक क्रिएटिविटी नहीं आएगी तब तक आपकी कॉपी अलग नहीं दिखेगी। और अगर आपको 280 प्लस लाने हैं तो जो आपकी आगे कॉपी लिख रहा है और जो आपकी पीछे कॉपी लिख रहा है, आपकी कॉपी उनसे अलग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको खूब सारे टेस्ट लिखने हैं और प्रैक्टिस करनी है, और एक यही मानसिकता रखनी है, जैसा कि किसी कवि ने कहा है, कुछ लिख कर सो कुछ पढ़ कर सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़ कर सो। अर्थात आज के टेस्ट में कितने नंबर आए उससे फर्क नहीं पड़ता, अगले टेस्ट में उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए। अपने आप से कम्पीट करना है टेस्ट सीरीज में कि मेरे 90 नंबर आ रहे हैं तो मैं 120 नंबर कैसे लाऊंगा। अपने दोस्त से कम्पीट नहीं करना, चलो मेरे 90 नंबर है और मेरे दोस्त के 95 नंबर है, हम दोनों बराबर चल रहे हैं। आप दोनों रिजल्ट के बाद भी बराबर चलोगे और पीडीएफ में नाम नहीं आएगा। तो खुद से कम्पीट करो। जो टेस्ट नंबर है 1 में अगर कम मार्क्स है तो प्रयास करो कि 2 में बढ़ जाए, 2 में नहीं बढ़े तो 3 में बढ़ जाए। जब नहीं न बढ़ रहे हो तो आप सर से पर्सनल गाइडेंस लीजिए, जहां से भी पढ़ रहे हैं आप वहां बात कीजिए, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको लाइए। और हिंदी साहित्य में एक ये भी मिथ है कि आपको हिंदी आती है, बहुत सारे बच्चों को हिंदी लिखना भी नहीं आता है। तो आप पहले जो भी आपके आंसर चेक कर रहा है, आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनको कम कराओ।
क्योंकि जो साहित्य का अध्यापक होगा और साहित्य की कॉपी अगर वो चेक कर रहा है ना, तो अगर आपने हिंदी ही शुद्ध नहीं लिखी होगी तो मार्क्स देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वहां पर वो हल्ट हो जाएगा। तो हिंदी शुद्ध लिखनी है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करनी है। और जैसे कि मेरे इंटरव्यू में 171 मार्क्स थे, तो जो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस था वह यह था कि अगर मैं वह इंटरव्यू 2 महीने पहले भी देता बिना किसी प्रिपरेशन के, तो जो मैंने आंसर्स वहाँ दिए हैं सेम आंसर्स देता। कहने का आशय यह है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपने 22-23 सालों में डेवलप की है, वही वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। आप वहां प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप चेयर रूम के अंदर जाएंगे 5 आपको ऐसे लोग दिखेंगे कि आप स्ट्रेस फील करेंगे। तो आप अपने आप को एक अच्छी संगति में लाइए, अच्छी बुक्स पढ़िए, जो आपके ओपिनियन हो वो बायस्ड हो, किसी जेंडर के प्रति किसी क्लास के प्रति बायसनेस ना हो। और आप अपने अंदर एक प्रशासनिक व्यक्तित्व को डेवलप कीजिए, जो सबको समान निगाह से देखे। जब तक आपके अंदर ये सारे ट्रेड्स नहीं होंगे, तब तक आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और हिंदी मीडियम में जो मेन समस्या आती है इंटरव्यू में या मेंस में, वो आती है कॉन्फिडेंस की। हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, हमें लगता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं कि उनकी ऑल इंडिया रैंक्स आ रही हैं, हमारी नहीं आ रही हैं। तो कॉन्फिड तो आप जो पढ़ रहे हो आप सही पढ़ रहे हो। आवश्यकता है कि आपने जो पढ़ा है आप उसको रिवाइज करते रहो, आप उसके नोट्स बनाओ, आप उसके टेस्ट दो, टेस्ट में मार्क्स कम आए फिर टेस्ट दो। बस कॉन्फिडेंस रहना है। कॉन्फिडेंट जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जब आप आईएएस बन जाओगे तब आपको डील करना है बहुत सारे लोगों से, आपको एक प्रशासनिक कार्य अच्छा करना है, तो बिना कॉन्फिडेंस के वो नहीं हो पाएगा। और जो यूपीएससी का पूरा सेटअप है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का, आपके अंदर कोई भी फॉल्ट है तो यूपीएससी आपको बाहर कर देगी। तो जैसा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वहां पर उन्होंने बताया है कि वो डेली सीखते थे। आज की जो गलतियां हैं वो कल उनको नहीं दोहराते थे। तो आपको भी ऐसा ही करना है। आज जो कमी आपके व्यक्तित्व में हो, आपकी जो प्रिपरेशन में आज जो कमियां हो, उन कमियों को आने वाले समय में 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में सुधारनी है। यानी कि निरंतर प्रोग्रेस करनी है, निरंतर इंप्रूवमेंट करना है। और जो हमारे अंदर एक नेचर होता है कि हम इंट्रोवर्ट होते हैं, शाईपन होता है हमारे अंदर, हमें लोगों से बात करना पसंद नहीं होता या हम हेजिटेट करते हैं, ऐसे स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी स्कूलिंग या कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेजेस से नहीं होता है। बट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अच्छे दोस्त बनाइए, उन दोस्तों के साथ आप बात कीजिए, और हो सके तो दोस्त दोनों जेंडर के हों, मेल भी हों फीमेल भी हों, ताकि आपको जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वह हो सके। और दूसरी बात मैं कहूँगा, हिंदी मीडियम पे टॉप 500 में बहुत कम सिलेक्शन है, 5 या 6 ही हैं। इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाएं और आप अपने लैंग्वेज को बिना देखे हुए इंग्लिश मीडियम का चयन कर लें। आप किसी भी मीडियम में रहें, मीडियम आपको सिलेक्शन नहीं कराता। जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, लाइक आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो बिना मीडियम चेंज किए हुए अपने आप का विकास करना है, अपने आप के अंदर स्किल्स सीखनी है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि सपने बड़े देखना है। अगर आपने छोटे सपने देखा तो वो पूरे भी हो जाएंगे तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और जब आप एक बार बड़े सपने देख ले तो उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है, और जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक शांति से नहीं रहना है। उसके बाद जो सुकून मिलेगा सपनों को पूरा करने के बाद, और उसके बाद जो नींद आएगी वो अलग लेवल की होती है। थैंक यू।